हेलो नमस्कार दोस्तों। केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आगे अब बढ़ेंगे हम। स्टार्टिंग में मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। इसके बाद हमने भाव कारकत्व की बात की थी, ग्रह कारकत्व की बात की थी, और प्रीवियस वीडियो में मैंने राहु और केतु के बारे में भी कारकत्व बताए थे। मगर मेरे पास फिर से रिक्वेस्ट आई कि मैं राहु और केतु को सेपरेटली बताऊं, तो आज मैं आपको राहु और केतु के बारे में सेपरेटली बताऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को हम शेडोई प्लैनेट या छाया ग्रह ट्रीट करते हैं, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में उन्हें एक फुल कंप्लीट प्लैनेट की तरह हम ट्रीट करेंगे। प्रैक्टिकली राहु और केतु कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, जैसे कि बाकी सभी प्लैनेट होते हैं वो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। राहु और केतु जो आपका मून जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये दोनों एक दूसरे को जिन भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, उन्हीं पॉइंट को हम रेस्पेक्टिवली राहु और केतु बोलते हैं। इन्हें नॉर्थ एंड साउथ नोड भी बोला जाता है, नॉर्थ एंड साउथ नोड। तो राहु और केतु कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, जबकि ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड पॉइंट हैं, जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिट ऑफ मून। ये तो बात हुई एक सेपरेट, जिसका हम यहाँ पर कोई डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं है। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। राहु और केतु ऑलवेज वक्री मोशन करते हैं। अब वक्री मोशन से क्या मतलब है? जनरली कोई भी प्लेनेट मूव करता है तो वो यदि एरीज या मेष राशि में है तो वहां से वो वृषभ राशि में जाएगा, फिर वो वहां से मिथुन राशि में जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोशन। मगर राहु और केतु उल्टा चलते हैं। जब वो आपके मेष राशि से वो मीन राशि में जाएंगे, मीन से वो आपका कुंभ राशि में जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके की मोशन को वक्री मोशन बोलते हैं। तो वक्री मोशन में वो कभी कभी रेस्ट में भी आ जाते हैं। ऐसा होता है 2-3 दिन तक वो कहीं भी नहीं जाते, जिस जगह पे हैं उस जगह पर ही रुके रहते हैं। और 1-2 दिन के लिए हमें ऐसा भी लगता है कि वो डायरेक्ट मोशन करते हैं, पर इन जनरल वो वक्री मोशन करते हैं। एक राशि के अंदर वो अराउंड 18 मंथ्स या 18 महीने के आसपास रहते हैं। राहु और केतु को कुंडली के अंदर किन्हीं भी राशियों की स्वामित्व या लॉर्डशिप नहीं दी गई है। वो ना ही उच्च के होते हैं, ना ही कभी नीच के होते हैं, ना ही उनकी कोई राशि है, ना ही उनकी कोई मूल त्रिकोण राशि है। अब अलग अलग एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे अलग अलग लोगों से, तो बहुत लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, मगर शास्त्र या क्लासिक्स इसको किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं करते। इसलिए हम जो मानकर चलेंगे, राहु और केतु की ना ही तो कोई राशि है, ना ही वो उच्च के होते हैं, ना ही कभी नीच के होते हैं। फर्दर हम राहु और केतु का कोई एस्पेक्ट भी कंसीडर करके नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग राहु और केतु का वही एस्पेक्ट या दृष्टि मानते हैं जो जुपिटर या गुरु की होती है, मगर हम ऐसा कुछ भी मानकर नहीं चलेंगे। फर्दर, राहु एंड केतु रिप्रेजेंट एनी प्लैनेट, देन while analyzing event related to that planet, राहु is given more importance than planet itself। जब राहु किसी भी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो राहु को सबसे पावरफुल माना जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु दोनों की बात कर रहा हूं। तो राहु यदि किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो राहु के रिजल्ट ज्यादा स्ट्रोंग होंगे एज कंपेयर टू दैट प्लैनेट। इसको समझाने के लिए मैं मानता हूं राहु इज इन वीनस नक्षत्र। राहु वीनस के नक्षत्र में आ गया तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड वीनस हो गया। इन दिस केस जब भी सपोज वीनस फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट के लिए वीनस से ज्यादा इंपॉर्टेंट राहु हो जाएगा। तो राहु जब भी किसी भी प्लेनेट को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करे तो उस प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रोंग राहु हो जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे भी केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। तो राहु यदि वीनस के नक्षत्र में आ गया और वीनस फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो राहु रिजल्ट देगा फोर्थ हाउस के। वीनस का प्रेफरेंस सेकंड होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जब भी आपको फोर्थ हाउस देखना है वो राहु का होगा। फर्दर, इन केपी एस्ट्रोलॉजी राहु केतु आर कंसिडर्ड स्ट्रोंगर देन अदर सिग्निफिकेटर्स।
अब मैं समझाता हूं। मैंने आपको हाउस सिग्निफिकेटर की पूरी एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके 4 तरीके के सिग्निफिकेटर होते हैं, L1, L2, L3 एंड L4। उनमें L1 सबसे स्ट्रांग होता है, L2 दूसरे नंबर पर, L3 तीसरे नंबर पर, L4 चौथे नंबर पर। एक्चुअली L2 होता है उस भाव के अंदर स्थित ग्रह, और L1 होता है उस भाव के अंदर स्थित ग्रह के, प्लेनेट के अंदर स्थित ग्रह, उसके नक्षत्र के अंदर स्थित ग्रह, वो होता है L1। L2 होता है भाव के अंदर स्थित ग्रह, L1 होता है उस भाव के अंदर स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। इस तरीके से हमने प्रेफर किया था। तीसरा होता था हमारा उस ग्रह, चौथा L4 वो होता था उस भाव का स्वामी, भाव लॉर्ड जो भी होता है। और थर्ड L3 लेवल का होता था उस भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। ये 4 तरीके के सिग्निफिकेटर्स मैंने बताए थे। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाकर देख सकते हैं। अब इनमें से किसी भी लेवल का यदि राहु एक सिग्निफिकेटर हो गया, चाहे वो L4 हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया, तो वो सभी के ऊपर सुपरसीड करेगा और वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर माना जाएगा उस भाव से रिलेटेड। तो किसी भी भाव से रिलेटेड जब राहु एक सिग्निफिकेटर बन जाता है तो उसे हम सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मान के चलते हैं। राहु केतु इन केपी एस्ट्रोलॉजी। अब हम राहु के सिग्निफिकेशंस की बात करेंगे, ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राहु किन भावों का सिग्निफिकेटर है, किस तरीके से निकालेंगे। तो रूल रिलेटेड टू राहु केतु है, वो सिग्निफिकेटर होंगे जिस भाव में वो प्लेस्ड है। भाव पता करते हैं, भाव चलित कुंडली से, ध्यान रखना है। द प्लैनेट्स इन कंजंक्शन विद राहु एंड केतु, तो वो उस प्लैनेट के भी सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देंगे। राहु जिसके साथ वो कंजक्टेड है, युति में है, और युति ऑलवेज राशि कुंडली से देखी जाती है। द प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग राहु एंड केतु, जो भी प्लैनेट राहु केतु को एस्पेक्ट कर रहा है वो जिन भावों के सिग्निफिकेटर होंगे, राहु केतु भी उन भावों के सिग्निफिकेटर्स हो जाएंगे। एस्पेक्ट भी हम राशि कुंडली से देखते हैं। लॉर्ड ऑफ साइन इन विच राहु केतु आर प्लेस्ड, जिस भी राशि में राहु और केतु रखे हुए हैं उसका जो भी लॉर्ड है, जिसे हम राहु केतु का डिस्पोजिटर बोलते हैं, उसके वो जिन भी भावों का सिग्निफिकेटर होगा, राहु और केतु उन भावों के भी सिग्निफिकेटर हो जाएंगे। तो 4 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, राहु जिस भाव में है वो भाव चलित कुंडली से पता चलेगा। राहु जिसके साथ है कंजक्टेड वो राशि कुंडली से पता चलेगा। राहु को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है वो भी राशि कुंडली से पता चलेगा। और राहु जिस राशि में है उसका स्वामी वो भी राशि कुंडली से पता चलेगा। इन सभी का सिग्निफिकेटर राहु होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। विल नॉट कंसीडर एस्पेक्ट ऑफ राहु एंड केतु, मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत लोग एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं, हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब देखिए जो मैंने प्रीवियसली बोला था वो फिर से मैं बता रहा हूं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सिग्निफिकेटर ऑफ ईच भाव, L1 to L4। इन एनी केस इफ राहु बिकम सिग्निफिकेटर ऑफ एनी भाव, इन चारों में से कोई सा भी बन जाए वो, इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर। इट इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर सिग्निफिकेटर्स। ये ध्यान रखना, जब भी राहु किसी भाव का सिग्निफिकेटर हो तो सबसे पहले उसे ही कंसिडर करना है। इफ सैटर्न एंड राहु आर सिग्निफिकेटर ऑफ 10th हाउस, देन राहु इज प्रिफर्ड ओवर सैटर्न, तो राहु को सभी के ऊपर प्रेफर करेंगे। अब आगे आप इसको देखिएगा, मैं राहु और केतु कैसे हम निकालेंगे, किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, अभी 5 मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। ये मैंने 2 कुंडलियां ली हुई हैं, ये राशि कुंडली है और ये नीचे भाव चलित कुंडली ली हुई है। राशि कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि राहु के कारक तो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राहु किस भाव में बैठा हुआ है। भाव देखने के लिए भाव चलित कुंडली देखी जाती है। तो चौथा भाव हो गया, तो सबसे पहले मैंने देखा भाव और वो हो गया 4। दूसरा हम देखते हैं राहु किसके साथ कंजक्टेड है, तो कंजंक्शन देखा जाता है राशि कुंडली में। तो राहु कंजक्टेड है गुरु के साथ। अब गुरु किन किन भावों का यहाँ पे सिग्निफिकेटर है वो देखना भी सीख लीजिए। देखिए गुरु 5वें भाव में बैठा है, उसका सिग्निफिकेटर होगा, और चौथे और 7वें भाव का स्वामी है। यहाँ 9 साइन है, यहाँ पर 12 साइन है, तो गुरु यहाँ पर सिग्निफिकेटर होगा चौथे, 5वें और 7वें भाव का। तो गुरु सिग्निफाई करता है 5वां, चौथा और 7वां भाव। तीसरा हमने बताया था राहु पर जिसकी दृष्टि एस्पेक्ट है, तो मंगल राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। तो मंगल जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, मंगल 11वें भाव में बैठा है, देखो यहाँ बैठा है, और
एक साइन इसका है 8वें भाव में और दूसरा साइन है तीसरे भाव में। तो ये सिग्निफाई कर रहा है आपको 11वां भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव। तो देखिए मंगल सिग्निफाई कर रहा है 11th, 8th एंड 3rd हाउस। चौथा मैंने बताया था कि राहु जिस राशि में उसका लॉर्ड, तो राहु 10 साइन के अंदर बैठा है, उसका लॉर्ड हो गया शनि। तो शनि किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो हमें देखेंगे भाव चलित कुंडली से। तो शनि देखिए लग्न में बैठा है पहला भाव और लॉर्ड हो गया 5वें और 6ठे भाव का। तो शनि सिग्निफाई कर रहा है 1, 5 एंड 6। अब यहाँ पे जितने भी भाव आ रहे हैं ये सबका सिग्निफिकेटर राहु हो जाएगा। यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 5 और 7 एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहाँ से 3, 8 एंड 11 और यहाँ से 6 और 1। किसी भी भाव को 2 बार नहीं लिखना है और सभी भावों को लिख लेना है। तो ये आपको मिल जाएगा 1, 3, 4, 5, इसके बाद यहाँ पर ये 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 11। इन सभी भावों का सिग्निफिकेटर राहु होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं केतु किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, देखते हैं केतु किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो केतु के लिए भी हमने भाव चलित कुंडली ले ली है, देखिए तो बड़ा आसान है। सबसे पहले किस भाव में है केतु, यहाँ पे आपने देखा तो केतु बैठा हुआ है हमारे 10वें भाव में, तो 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 10वां भाव। दूसरा हम देखेंगे केतु किसको सिग्निफाई कर रहा है, 10th हाउस को। इसकी केतु को कौन युति किसके साथ हो रही है, मंगल के साथ। तो मंगल अब किन किन भावों को सिग्निफाई करेगा, भाव चलित कुंडली से देखना है। तो मंगल एक्चुअली 11वें भाव में बैठा है, अभी देखा था हमने, 8वें और तीसरे भाव का स्वामी है। तो 11वें, 8वें और तीसरे भाव को सिग्निफाई कर रहा है। अब केतु को कौन दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु किन किन भावों को सिग्निफाई करेगा, इस पे आ जाइए। गुरु 5वें भाव में बैठा है, चौथे और 7वें भाव का स्वामी है। तो 5वें और चौथे और 7वें भाव को हो गया। फिर हम देखेंगे इसका डिस्पोजिटर साइन लॉर्ड। तो केतु बैठा हुआ है 4 साइन में, साइन लॉर्ड हो गया चंद्रमा। तो राशि स्वामी चंद्रमा हो गया। चंद्रमा किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, देखिए चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है और 11वें भाव का स्वामी है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है 8वें और 11वें को। अब इन सभी भावों को एक साथ लिख दें। तो देखिए यहाँ से है आपका 3, यहाँ से है 4, 5, फिर आया आपका 7, यहाँ से 8 आ गया, 11 आ गया, 10 भी आ गया। ये सब भावों को लिख दीजिए। केतु इन सभी भावों का कारक है। तो इस तरीके से हम राहु और केतु के सिग्निफिकेशंस निकाल लेते हैं। बाकी सभी से ये अलग है। बाकी ग्रहों के कारकत्व मैंने आपको बताए थे किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखते रहिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमिंग वीडियोस में हम और आगे बढ़ेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में। नमस्कार, जय श्री राम।